हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच का नया सब्जेक्ट सर्वे। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए क्योंकि ये हमारा टारगेटेड बैच है। ठीक है, ये हमारा टारगेटेड बैच है और इसमें हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन जो है सब्जेक्ट्स का करने वाले हैं। ठीक है चलो, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हम सर्वेइंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, उसके पहले एक अनाउंसमेंट बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर जो हमारा बैच है विजेता बैच के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो विजेता बैच हमारा लॉन्च हो चुका है फॉर MPESB असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसका जो प्राइसिंग आपका है 3900 आपका प्राइसिंग है, मतलब 3900 रुपए में आपको कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक जो सिलेबस है आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐप पर आके विजिट कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको ये बैच परचेज करना चाहिए तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आ जाते हैं वापस हम अपने सब्जेक्ट पर और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सब्जेक्ट सर्वेइंग। चलो सब्जेक्ट की अपन बात करें, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग आपका क्या कहलाता है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आता है कि सर सर्वेइंग कहलाता है कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड हम जो चीजें सारी करते हैं वो हमारा सर्वेइंग कहलाता है। तो बेटा सर्वेइंग ये नहीं कहलाता है। सर्वेइंग का मतलब होता है कि हमें डिटरमाइन करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वेरियस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है एबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस ऑफ अर्थ पर हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट। अब वेरियस पॉइंट की जो पोजीशन आपकी होती है आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू निकाल सकते हो। इसके अंदर आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे, आप डायरेक्शन का मेजरमेंट करोगे और साथ ही साथ आप हाइट का मेजरमेंट करोगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स आपका होता है आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया एंड हाइट आपका हो गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका लीनियर और एंगुलर क्या होता है, आपका लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट आपके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपके दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपका होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है आपका, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके अंदर हम पूरे का पूरा जो हमारा एरिया रहेगा उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सर्वे करेंगे। इसका हमें बेनिफिट ये मिलता है, इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम एरर को लोकलाइज कर लेते हैं। लोकलाइज एरर, एरर को लोकलाइज किया जाता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को भी रोक सकते हो। ठीक है, तो प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये फायदा आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो सेकंड हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा होता है कि हमारे पास अगर दो रेफरेंस पॉइंट हैं तो उन दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम थर्ड पॉइंट जो है, हम थर्ड पॉइंट को यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट को हम डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट को हम डिटरमाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है या फिर कंट्रोल पॉइंट भी हो सकता है या फिर वो फिक्स पॉइंट भी आपको बोल सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की बात करें तो यह आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपका यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चीज और आपको याद रखनी है जो कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल एरर गेट मैग्नीफाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे किस वजह से आएगा, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को तो आप यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हो, कैसे प्रिवेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे लोकलाइज कर रहे हो एरर को आप डिटरमाइन कर पा रहे हो। ठीक है, मिनिमाइज कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो एक बड़ा आपका यहाँ पर जो है एरिया है ABC, ये आपके मेन कंट्रोल पॉइंट हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मेन कंट्रोल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, इस पूरे के पूरे एरिया को आपने क्या किया, माइनर कंट्रोल पॉइंट में आपने डिवाइड कर दिया। ये P जो आपका है ये आपका माइनर कंट्रोल पॉइंट हो जाएगा, ये डिवाइडेशन आपका चल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनर कंट्रोल पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनर कंट्रोल पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम होल एरिया को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, होल एरिया को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे एरिया के अंदर और उनका हम सर्वे करेंगे, जिससे अगर किसी प्रकार की एरर आती है तो वो एरर आपकी लोकलाइज हो जाए और उस एरर का एक्यूमुलेशन जो है हम एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो आगे हमारा जो आता है प्रिंसिपल, वो हमारा क्या आता है कि एटलीस्ट टू मेजरमेंट, हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है और उस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम किसी एक थर्ड पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अंदर हम एक न्यू स्टेशन को यहाँ पे लोकेट करने वाले हैं और इसको हम लोकेट करने वाले हैं किसकी हेल्प से, जो कि हमारे पास दो पॉइंट फिक्स पॉइंट है उनकी हेल्प से करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, तो उनसे हम लीनियर या फिर एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे और एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट की हेल्प से हम इस न्यू पॉइंट को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, न्यू पॉइंट को हम एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ आपके यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आपके मेजरमेंट है। जैसे इसके अंदर हमने PR और QR को मेजर किया है। क्या किया है, हमने PR और QR को यहाँ पर मेजर किया है, ये हमने लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे किया है, मेजरमेंट ये हुआ है। यहाँ पे आपने क्या किया, RS आपने परपेंडिकुलर मेजर किया है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये RS जो है ये आपका परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। ठीक है, तो आपने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे किया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने एक एंगल यहाँ पे मेजर किया हुआ है। ठीक है, ये आपका PQR आपका एंगल यहाँ पर हो गया, ये PQR एंगल आपने यहाँ पे मेजर किया है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपने क्या किया है, RPQ आपने एंगल को मेजर किया है, तो साथ ही साथ आपने RQP को भी मेजर किया है, तो एंगल को मेजरमेंट किया है। इसके अंदर आपने क्या किया कि जो रेफरेंस पॉइंट आपके हैं ये दो आपके कंट्रोल पॉइंट हैं और R जो आपका है ये आपका न्यू पॉइंट है। याद रखिएगा R जो आपका है वो आपका न्यू पॉइंट है और इस न्यू पॉइंट का एस्टेब्लिशमेंट हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने PR को मेजर किया है और हमने किया है मेजर RQP को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो कंट्रोल पॉइंट की हेल्प से हम एक तीसरे पॉइंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे क्या बनता है कि किसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो इसको यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग के अंदर। जब भी हम चेन सर्वे की बात करेंगे हम चेन सर्वेइंग के अंदर इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे एक नई लोकेशन या न्यू पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, एक न्यू पॉइंट को अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो चेन सर्वे के अंदर इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करें तो जनरली आपका ये क्या हो जाता है, ऑफसेट आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, इसको आप ऑफसेट बोलते हो। और ऑफसेट जो आपका होता है ना, ऑफसेट जो आपका होता है, ठीक है, इसको अपन जनरली किस लिए यूज करते हैं, डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो जब भी हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, तो डिटेल इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है, इस सेकंड प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर जहां पे हमने एक एंगल का मेजरमेंट किया और एक हमने क्या किया है,
एक हमने, सॉरी थर्ड ए है, हमने जहां पे क्यू आर डिस्टेंस को मेजर किया और हमने पी क्यू आर एंगल को मेजर किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपने क्या किया, पी क्यू आर एक एंगल को मेजर किया है और ये आपका क्यू आर एक लेंथ को आपने यहाँ पर मेजर किया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, ये जो प्रिंसिपल आपका होता है, इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है ट्रैवर्सिंग में। कहां पे यूज करोगे आप, ट्रैवर्सिंग में आप यूज करोगे, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको बताया, इसका यूज कहां पे किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा चेन सर्वे में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको अपन कहां पे यूज करते हैं, इसको अपन यूज करते हैं चेन सर्वेइंग में। इसको कहां पे यूज किया जाता है, चेन सर्वेइंग में यूज किया जाता है। और इसको कहां पे यूज किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है। इसका यूज कहां पे करते हो, इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है। इसका भी देख लो, यहाँ पे दो एंगल का मेजरमेंट आपका हुआ है, इसका यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन में, इसमें यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन में। और ट्रायंगुलेशन आपका क्या होता है, ट्रायंगुलेशन आपका चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, चेन सर्वेइंग का आपका प्रिंसिपल होता है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप इसको चेन सर्वेइंग के अंदर ही यूज कर रहे होते हो, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक लेंथ और एक आपने क्या किया, एंगल का मेजरमेंट किया है, तो इसका यूज करोगे आप कहां पे, ट्रैवर्सिंग। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रैवर्सिंग में यूज होगा। और ट्रैवर्सिंग आपका क्या होता है, ये ऑल्सो आप प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, ये कंपास सर्वेइंग का आपका प्रिंसिपल होता है। आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको कहां पे यूज किया जाएगा, इसको ट्रायंगुलेशन में यूज किया जाएगा और इसको ट्रैवर्सिंग के अंदर यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप ऑफ सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ सर्वेइंग हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बेसिस पर, एक्यूरेसी के बेसिस पर आपका एक्यूरेसी के बेसिस पर आपका जो सर्वे होता है कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक्यूरेसी के बेसिस पर सर्वे को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी आपका होता है वो होता है जियोडेटिक सर्वे और दूसरा आपका होता है प्लेन सर्वे, ठीक है। तो एक लिए अपन समझ लेते हैं, प्लेन सर्वे जो आपका होता है, आपका क्या होता है, ये यूज होता है स्मॉल स्केल पर, ठीक है। स्मॉल स्केल एरिया में हम इसका यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, स्मॉल स्केल एरिया में यूज करते हैं। और जियोडेटिक को यूज किया जाता है लार्ज स्केल एरिया में, कहां पे यूज किया जाता है, लार्ज स्केल एरिया में यूज किया जाता है। आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट आप यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे जो आपका एरिया होगा वो लेस देन आपका कितना होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर आपका होगा। कितना एरिया होगा आपका, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होगा। और यहाँ पे जो एरिया आपका यूज होगा वो आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या होगा, ज्यादा आपका होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर, कंसीडर्ड शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप को यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता है। और जियोडेटिक सर्वे के अंदर हम क्या बोलेंगे, शेप ऑफ अर्थ कंसीडर्ड, क्या बोलेंगे हम, शेप ऑफ अर्थ जो हमारा रहेगा हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब शेप ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं तो शेप ऑफ अर्थ मतलब कि अर्थ कर्वेचर जो आपका होता है, तो अर्थ कर्वेचर को जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर आपका ऐड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, बस इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जियोडेटिक सर्वे जो आपका है ये आपका क्या है, हाई एक्यूरेट आपका हो गया, हाई एक्यूरेसी आपको इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और प्लेन सर्वे जो आपका होगा इसकी आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको लो एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, लो एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जियोडेटिक सर्वेइंग आपका होता है, क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग आपका होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल
नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको डिस्कस करा दी है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे बताया गया है कि जो सर्वे लाइन आपकी होती है, तो प्लेन सर्वे के अंदर जो सर्वे लाइन आपकी होती है वो आपकी स्ट्रेट होती है। ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ पे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे आपके फ्लैट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप प्लम्ब लाइन को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि प्लम्ब लाइन आपकी जो होगी वो आपकी पैरेलल यहाँ पर रहने वाली है। बट जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर सर्वे लाइंस जो आपकी होती है इनको जनरली कर्व्ड यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर आप क्या बोल सकते हो, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ जो आपका है वो आपका क्या होता है, वो आपका कंसीडर्ड होता है। क्या होता है आपका, शेप ऑफ अर्थ आपका कंसीडर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब शेप ऑफ अर्थ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो जब सर्वे लाइन हमारी यहाँ पे कर्व्ड है तो जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा वो ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, वो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, ट्रायंगल हमारा स्फेरिकल होगा। ठीक है, ट्रायंगल कैसा होगा हमारा, ट्रायंगल हमारा स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक्यूरेसी में आपको बता चुका हूं कि जियोडेटिक की एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी, और आपकी एक्यूरेसी जो है किसकी, किसकी एक्यूरेसी, आपकी जो एक्यूरेसी है, किसकी एक्यूरेसी है, प्लेन सर्वे की, वो आपकी क्या रहने वाली है, वो आपकी कम रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन सर्वे के अंदर जो आपकी सर्वे लाइन होंगी वो सर्वे लाइन आपकी कैसी रहने वाली है, स्ट्रेट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, स्ट्रेट रहने वाली है। तो प्लेन सर्वे के अंदर जो ट्रायंगल हमारा बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, प्लेन ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और चीज को नोटिस करो कि जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, तो हमने यहाँ पे जियोडेटिक के अंदर, जियोडेटिक के अंदर हमने जो अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया है, तो हमारी जो लाइंस हैं वो कर्व्ड हैं, तो यहाँ पे स्फेरिकल ट्रायंगल आपका बनेगा। किसके अंदर बनेगा, ये जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ये आता है कि अगर मैं कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करता हूं तो कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो आप यहीं पे समझ लीजिए कि अगर मान लो कि ये पी और आर पॉइंट हैं, इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करता हूं, क्या करता हूं, इनके बीच की अगर इस डिस्टेंस को मैं मेजर करता हूं, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। तो हमें जो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा इस कर्व्ड लाइन में, वो हमें कितना देखने को मिलेगा, डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा 1 mm का। डिफरेंस हमें कितना देखने को मिलेगा, 1 mm का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक प्लेन ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लेन ट्रायंगल के जो एंगल्स आपके यहाँ पे बन रहे होंगे, इन एंगल्स का जो सम आएगा, ठीक है, प्लेन ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे, सम ऑफ एंगल जो आपका होगा, सम ऑफ एंगल जो आपका होगा, वो सम ऑफ एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं स्फेरिकल, अगर मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे इनका जो सम आएगा, ठीक है, तो डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलेगा, सम ऑफ एंगल में, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 1 सेकेंड का। कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो सम होगा वो 1 सेकेंड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आपसे जो है पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1.2 किलोमीटर अर्थ मीन सरफेस से, तो 1 mm आपका जो रहेगा वो आपका ज्यादा रहेगा, और 1 सेकेंड का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा अबाउट 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, अगर हम 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात करें तब। आगे हम शेप ऑफ द अर्थ की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो शेप ऑफ अर्थ यहाँ पे कंसीडर किया जाता है वो आपका ऑबलेट स्फेरॉइड होता है। क्या होता है आपका, ऑबलेट स्फेरॉइड आपका होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे बोला जाए तो जो आपकी अर्थ होती है ना वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है। क्या नहीं होती है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती है।
जनरली हमें पोल्स पर फ्लैटर एरिया देखने को मिलता है और इक्वेटर पे हमें क्या देखने को मिलता है, इक्वेटर पे हमें राउंड एरिया देखने को मिलता है। अब आप आगे देखिए, जैसे कि ये आपकी अर्थ सरफेस है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो इक्वेटर आपका है, ये आपका इक्वेटर है, तो यहाँ पे जनरली हमें कैसा देखने को मिलेगा, जो हमें शेप देखने को मिलेगा वो हमें राउंडेड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, राउंडेड देखने को मिलेगा। और पोल्स पर जो हमें शेप देखने को मिलेगा, तो ये जो शेप हमारा होगा, ये हमारा जनरली कैसा देखने को मिलेगा, हमें फ्लैटर शेप देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, फ्लैटर शेप हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलूं ये हमारे जो हैं, ये हमारे पोल हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे पोल हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे पोल हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन हमारी होती है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम पोलर एक्सिस बोलते हैं, ये हमारी पोलर एक्सिस कहलाती है। और ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस हमारी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। तो अब आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, तो पोलर एक्सिस की जो डिस्टेंस आपकी होती है वो आपकी होती है 12,713 और इक्वेटोरियल की जो डिस्टेंस आपकी होती है वो होती है आपकी 12,756। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इन दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच का आपसे क्या पूछा जाएगा, डिफरेंस। तो अब अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो आप इनका डिफरेंस बता सकते हो। अप्रोक्स डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 43 देखने को मिलेगा। अप्रोक्स में लिखे देता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा 43 आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा आपको, 43 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड। ठीक है, नेचर ऑफ द फील्ड के बेसिस पर हम सर्वे का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ द फील्ड के बेसिस पर हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है यहाँ पे लैंड सर्वे। अब लैंड से ही आप समझ पा रहे हो कि आप इस सर्वे को कहाँ पे करोगे, आप इस सर्वे को करोगे अर्थ सरफेस पर। तो अर्थ सरफेस पर जो आपके सर्वे करे जाते हैं वो आपके लैंड सर्वे कहलाते हैं। और इनको फिर से यहाँ पे क्या किया है, कैटेगराइज किया है। वो पहला टाइप आपका है टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा आपका है कैडेस्ट्रल सर्वे और तीसरा आपका है सिटी सर्वे। ठीक है, अब टोपोग्राफिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं नेचुरल फीचर्स को। ठीक है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स को जो है हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हमारा हिल्स हो गया है, वैली हो गया, रिवर हो गया, नाला हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो नेचुरल फीचर्स को डिटरमाइन किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऑल्सो द आर्टिफिशियल फीचर्स। ठीक है, टोपोग्राफिक मैप के अंदर आर्टिफिशियल फीचर्स भी आपके जो हैं वो भी डिटरमाइन किए जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जनरली रोड देखने को मिलेगा और आपको रेलवे लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे होता है। और कैडेस्ट्रल सर्वे जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे किन्हीं दो स्टेट के बीच में हमें बाउंड्री को सेटअप करना है, या फिर दो प्लॉट के बीच में हमें बाउंड्री को सेटअप करना है, दो हाउसेस के बीच में बाउंड्री को सेटअप करना है, तो बाउंड्री को सेटअप करने के लिए हम जिस सर्वे का यूज करते हैं वो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बाउंड्री शब्द आपको याद रखना है कि अगर हमें बाउंड्री का सेटअप देखना है तो बाउंड्री का सेटअप हमारा किसके द्वारा होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा होगा। आगे बढ़े तो सिटी सर्वे की बात करते हैं। तो सिटी सर्वे आपका क्या होता है कि जैसे कि सिटी के अंदर हमें किसी एक टाउनशिप को डेवलप करना है, तो टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है, किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, हमें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की जरूरत पड़ेगी, वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, सीवेज सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, पार्क की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इन सबके लिए जो सर्वे आपका कंडक्ट किया जाएगा वो आपका सिटी सर्वे कहलाता है। एक और पर्पज है आपके सिटी सर्वे का, क्या पर्पज है,
सिटी सर्वे को कंडक्ट किया जाता है सिटी मैप को प्रिपेयर करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि आपका जो सिटी मैप है, जो सिटी मैप आपका है, वो प्रिपेयर किसके लिए किया जाता है? वो प्रिपेयर किया जाता है टूरिस्ट के लिए, और टूरिस्ट को एज अ गाइड मैप ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एज अ गाइड मैप आपका प्रोवाइड किया जाता है। जितनी भी इंडिया की इंपोर्टेंट सिटी हैं, उन इंपोर्टेंट सिटी का आपको गाइड मैप या फिर सिटी मैप मिल जाएगा, जो कि आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से। कहां से आपको मिलेगा? जो कि आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से। कहां से मिलेगा आपको? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा लैंड सर्वे यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अगर बात की जाए तो आपका क्या होता है? आपको याद रखना है हाइड्रोग्राफिक सर्वे आप किस लिए करते हो। सबसे पहले तो अगर हमें किसी वाटर बॉडी का सर्वे करना है, ठीक है, अब वाटर बॉडी का सर्वे हम करेंगे किस लिए? तो वाटर बॉडी का सर्वे किया जाता है नेविगेशन के लिए, या फिर अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है किसका? हार्बर्स का कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है, या फिर हमें सोल लाइंस को डिटरमाइन करना है। क्या करना है? सोल लाइंस को डिटरमाइन करना है, या फिर हमें MSL मीन सी लेवल को डिटरमाइन करना है। तो इसलिए आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे का आपका जो है सर्वे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप सिंपल सा एक बात याद रख लो यहाँ पर। क्या बात आप याद रख लो कि हम जब भी बात करें कि लार्ज वाटर बॉडी का सर्वे करना है, तो लार्ज वाटर बॉडीज का जो सर्वे आपका होगा, वो सर्वे आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आता है। कहां पे आता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आपका आता है। थर्ड हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हमारा क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, हम हेवनली बॉडीज जो हमारी होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार हो गया, सन हो गया, मून हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम अर्थ सरफेस पर किसी लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, या फिर डिफरेंट प्लेसेस के लेटीट्यूड की बात करते हैं, तो इसके लिए परफॉर्म किया जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्या किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आपका परफॉर्म किया जाता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा एरियल सर्वे होता है। आगे हमारा क्या होता है? आगे हमारा एरियल सर्वे होता है। अब एरियल सर्वे हमारा क्या होता है? तो एरियल सर्वे हमारा होता है एयरक्राफ्ट माउंटेड कैमरास को यहाँ पे यूज किया जाता है, और जनरली इसको परफॉर्म किया जाता है कहां पर? इसको परफॉर्म किया जाता है इनएसेसिबल एरिया, जहां पे आम इंसान जो है नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, इनएसेसिबल एरिया के अंदर एरियल सर्वे को किया जाता है, और इसको किया जाता है एयरक्राफ्ट की हेल्प से। इसकी हेल्प से, एयरक्राफ्ट की हेल्प से इसको किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट पर आपका क्या होता है? इस एयरक्राफ्ट पर हमें देखने को मिलेगा कैमरा। ठीक है, कैमरा जो आपका होगा, कैमरा आपका इस पे माउंटेड होगा। ठीक है, क्या होगा? कैमरा आपका यहाँ पर माउंटेड होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एरियल सर्वे कहलाता है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि फोटोग्राफ्स को अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, अब एरियल सर्वे जो आपका होता है, तो इस एरियल सर्वे को यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है? जो आपका मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड सर्वे आपके होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड जो आपके सर्वे होते हैं, वहां पे आपका एरियल सर्वे का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन द पर्पज। ठीक है, पर्पज के बेसिस पे अपन बात करें तो पर्पज के बेसिस पर जो आपका सर्वे होता है, पर्पज के बेसिस पे जो आपका सर्वे होता है, वो होता है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। अब जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं? कंपोजिशन ऑफ अर्थ सरफेस की यहाँ पे बात करते हैं। अर्थ क्रस्ट जो हमारा होता है, इसमें डिफरेंट लेयर के बारे में अगर हमें पता करना है, अर्थ क्रस्ट से संबंधित जो भी हम सर्वे यहाँ पे करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा जियोग्राफिकल सर्वे कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करें। किसकी बात करें हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे पुरातत्व विभाग हो गया। तो जो भी आपके सिविलाइजेशन वगैरह हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन आपका हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका हो गया, एक एग्जाम्पल लिया है। एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज आपका हो गया। तो इन सबके जो मैप प्रिपेयर होते हैं,
क्या होते हैं आपके जो मैप प्रिपेयर होते हैं वो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आपके आपके वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम माइन सर्वे की बात करें तो माइन सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं, माइन सर्वे के अंदर हम अर्थ सरफेस के नीचे बिलो द अर्थ सरफेस हम प्रेजेंस ऑफ वेरियस मिनरल्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ वेरियस मिनरल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। यह हमारा माइन सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है, यह हमारा माइन सर्वे कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें तो मिलिट्री और डिफेंस सर्वे की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये मैं बता चुका हूं कि मिलिट्री और डिफेंस पर्पज के लिए जो सर्वे आपके कैरिड आउट किए जाते हैं वो आपका मिलिट्री और डिफेंस सर्वे कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या लोकेट करते हैं, हम लोकेट करते हैं लोकेट द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे एनिमी एरिया की। तो अब अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया ने कैसे टेररिस्ट वाले ही स्पॉट पर अपने ड्रोन्स को गिराया, तो वो पर्टिकुलर जो आपका स्ट्रेटेजिक एरिया था, एनिमी एरिया था, उसके लिए मिलिट्री और डिफेंस सर्वे किया गया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सर्वे आपका कैसे कंडक्ट हुआ होगा, ये सर्वे आपका कंडक्ट हुआ होगा किस बेसिस पर, एरियल सर्वे के बेसिस पर। किस बेसिस पर हुआ है आपका, एरियल सर्वे के बेसिस पर। मतलब अगर हमें इस सर्वे को क्या करना है, इस सर्वे को अगर हमें परफॉर्म करना है तो एरियल सर्वे हमें करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारा इंजीनियरिंग सर्वे आता है। अब इंजीनियरिंग सर्वे की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं, इन वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपका जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, डैम हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री आपकी हो गई है, तो इन सब के लिए जो हम क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए हम जिस सर्वे को परफॉर्म करते हैं वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इंजीनियरिंग सर्वे। वो क्या कहलाता है, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे हमारा कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्वे को यहाँ पे सब डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है कि अगर हमें फिजिबिलिटी या फिर रफ कॉस्ट निकालना है किसी स्कीम की तो हम रिकॉग्नाइजेशन सर्वे को परफॉर्म करेंगे। आगे बात करें तो प्रीलिमिनरी सर्वे आता है। प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर हम मोर प्रिसाइज डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम मोर प्रिसाइज डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक बेस्ट लोकेशन हमारे काम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद लोकेशन सर्वे आता है। अब लोकेशन सर्वे के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा वर्क है इस वर्क को हमें ग्राउंड पर सेटिंग आउट करना है, तो इसके लिए लोकेशन सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके लिए आपका लोकेशन सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, लोकेशन सर्वे आपका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफिकल सर्वे की बात करते हैं। तो जियोग्राफिकल सर्वे आपका क्या होता है कि अगर हमें जियोग्राफिकल मैप बनाना है, अगर हमें अपनी कंट्री का क्या बनाना है, जियोग्राफिकल मैप बनाना है। अब जियोग्राफिकल मैप के अंदर अगर अपन बात करें तो नेशनल बाउंड्रीज ऑफ लैंड आपका हो जाता है, कंट्रोल्स आपके हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कंसीडर की जाती हैं। तो ये आपका कैसे पॉसिबल है, तो ये आपका जियोग्राफिकल सर्वेइंग के बेसिस पर ही पॉसिबल है। किसके बेसिस पर पॉसिबल है, जियोग्राफिकल सर्वेइंग के बेसिस पर ही पॉसिबल है। अब अपन बात करेंगे कि हम सर्वेइंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स हमारा क्या होता है, कितने टाइप का हमारा यहाँ पे सर्वे होता है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हमारा है ट्रायंगुलेशन सर्वे। क्या होता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे। अब ट्रायंगुलेशन सर्वे में बात करें तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे बोल सकते हो नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल, नंबर ऑफ connected triangle in framework। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग सर्वे आपका होता है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कनेक्टेड
सर्वे लाइन इन सर्वे लाइन इन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लेवलिंग सर्वे की। तो लेवलिंग के अंदर क्या होता है, लेवलिंग के अंदर आपका होता है हाइट, एलिवेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट एलिवेशन, हम एलिवेशन को यहां पे फाइंड आउट करें। ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ डेटम। ठीक है, और टेकोमेट्रिक सर्वे जो आपका होता है, तो टेकोमेट्रिक सर्वे आपका क्या होता है, आपने देखा होगा जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एडिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका थेडोलाइट को यूज किया जाता है और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एडॉप्ट हो गया है। आगे हम बात करें तो इंपोर्टेंट है और यही हमारे सर्वेइंग का कंप्लीट सिलेबस है। आगे तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा चेन सर्वे हो गया, ये हमारा कंपास सर्वे हो गया। अब चेन सर्वे की बात करें तो यहाँ पे मेन इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाएगा वो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट चेन यूज किया जाएगा। कंपास सर्वेइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे मेन इंस्ट्रूमेंट आपका क्या यूज किया जाएगा, कंपास को यूज किया जाएगा। लेवलिंग की अगर मैं बात करूं तो लेवलिंग के अंदर मेन इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है, इसके अंदर हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो डंपी लेवल आपका हो गया क्या हो गया आपका, डंपी लेवल आपका हो गया। और आप क्या यूज करते हो, ऑटो लेवल आप यूज करते हो, ऑटो लेवल आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर हो गए। आगे अगर मैं बात करूं तो थेडोलाइट सर्वे आपका होता है। तो थेडोलाइट सर्वे के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, थेडोलाइट आपका होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, थेडोलाइट आपका हो जाएगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग में बात करें तो इसके अंदर जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका प्लेन टेबल यूज होता है। क्या होता है आपका, प्लेन टेबल आपका यूज होता है। टेकोमेट्रिक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो टेकोमेट्रिक सर्वे के अंदर भी आपका यहाँ पे क्या यूज होता है, आप बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे यूज होता है टेकोमीटर। ठीक है, अब टेकोमीटर और कुछ नहीं होता है, टेकोमीटर आपका एक ट्रांजिस्ट थेडोलाइट होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा स्टूडियो डायफ्राम का यूज करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक या फोटोग्रामेट्रिक सर्वे की अगर बात करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैमरा माउंटेड एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, कैमरा माउंटेड एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर ड्रोन्स को भी आजकल यूज किया जाता है। और ईडीएम सर्वे के अंदर, ईडीएम सर्वे के अंदर ईडीएम डिवाइसेस का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, ईडीएम डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है रहेगा याद। तो ये है इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे आता है, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर हमारा स्केल आता है। और सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है स्केल का। ठीक है, तो स्केल हमारा क्या कहलाता है कि जब हमें ग्राउंड डिस्टेंस को मैप या प्लान के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। ग्राउंड पर तो हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड पर हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और बड़ी बड़ी डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम मैप पर कैसे उनको रिप्रेजेंट करें, तो मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्केल का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि स्केल हमारी एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, मैप पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्केल हमारा क्या हो जाएगा, स्केल हमारा रेशियो हो जाएगा मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, और इसी को हम आरएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम आरएफ बोलते हैं, डेट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम टाइप ऑफ स्केल की बात करें तो स्केल हमारी जनरली यहाँ पर दो टाइप की होती है। एक तो हमारी न्यूमेरिकल स्केल होती है और नेक्स्ट हमारी ग्राफिकल स्केल होती है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल स्केल की बात करें तो न्यूमेरिकल स्केल को दो टाइप से बांटा गया है या क्लासिफाइड किया गया है। एक तो आपका इंजीनियरिंग स्केल हो जाएगा और नेक्स्ट आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब कि आपका आरएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आरएफ आपका हो जाएगा। इंजीनियर स्केल की बात करें तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी इंजीनियरिंग
स्केल हो गई। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये 1 सेंटीमीटर जो आपका है ये आपका मैप डिस्टेंस होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका मैप डिस्टेंस होता है। और 10 किलोमीटर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका ग्राउंड डिस्टेंस होता है। क्या होता है? आपका ग्राउंड डिस्टेंस होता है। तो अब आपने क्या देखा कि मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भैया हमारा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आप देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ आरएफ की बात करूं तो आरएफ में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ये हमारा आया 1 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इस 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू, आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 ट्रिपल जीरो सिंगल जीरो सॉरी डबल जीरो। तो ये हो गया आपका आरएफ। तो ये कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल की एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स लिख दिया, इजी लिख देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूं तो एक हमारे पास स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, एक स्केल अपन यही ले लेते हैं जो अपने को दी गई थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये दो हमने यहाँ पे स्केल ले ली। अब फर्स्ट स्केल के आरएफ की अगर मैं आपसे बात करूं तो आरएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, इसको अपन ने बदल दिया। और इसके अगर आरएफ की बात करें तो इसका आरएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इसका आरएफ भी है भाई अपन ने निकाला, तो 3 जीरो आ जाएंगे, फिर ये 2 जीरो, ये आ गया आरएफ। अब आप देखो यहाँ पे, आप देखो कि ये जो स्केल है इस स्केल का ये क्या कहलाता है? आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अगर कुछ लोगों को जानना है तो ये हर कहलाता है। तो जिस स्केल का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आरएफ आपको क्या मिलेगा? आरएफ आपको लार्ज मिलेगा। ठीक है, आरएफ क्या मिलेगा? आपको लार्ज मिलेगा। अब जैसे इसका डिनोमिनेटर आप देखो लार्ज है, तो जब आप इससे 1 को डिवाइड करोगे तो आरएफ आपको क्या मिलेगा? इस केस में आरएफ आपका यहाँ पे स्मॉल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आरएफ आपका स्मॉल मिलने वाला है। और इस केस में आरएफ जो आपका होगा, आरएफ आपको कैसा मिलने वाला है? लार्ज आरएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्केल हमारी क्या हो जाएगी? ये स्केल हमारी लार्ज स्केल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी लार्ज स्केल हमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट स्केल और लार्ज स्केल को क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं अभी पूरा का पूरा। डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइड बाई एक्चुअल करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आपका होता है। आगे बात करें तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि लार्जर डिनोमिनेटर अगर होगा तो आरएफ हमें स्मॉल देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि स्केल हमारी यहाँ पे क्या होगी? स्केल हमारी स्मॉल होगी। ठीक है, अब ग्राफिकल स्केल की हम बात कर लेते हैं। ग्राफिकल स्केल को यूज करने का फायदा ये होता है कि हम डायरेक्टली ग्राउंड जो डिस्टेंस होती है उसको मैप पर क्या कर लेते हैं? प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि ग्राफिकल स्केल जो होता है इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड डिस्टेंस को डायरेक्टली हम मार्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्टली हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, यही एडवांटेज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एक्चुअल स्केल से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि मैप पे हमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर हमारा मैप यहाँ पे श्रिंकेज होता है तो ग्राफिकल स्केल भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, विद द मैप, मैप के साथ ग्राफिकल स्केल भी चेंज होगी, लेकिन जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका यहाँ पे कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। रेशियो कैसा रहेगा? अनअफेक्टेड आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर? ये हमारी ग्राफिकल स्केल हो गई है। हम टाइप ऑफ स्केल की बात करें तो स्केल हमारी प्लेन स्केल होता है फर्स्ट टाइप, सेकंड डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है और हमारा श्रंक स्केल होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल को कैटेगराइज किया गया है, डायरेक्ट वर्नियर हो गया, रेट्रोग्रेड वर्नियर हो गया। ठीक है, अब आपका ये जो लिखा हुआ है ना n इंटू वी n माइनस 1 इंटू एस,
एन बी इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एस। ठीक है, तो ये अभी आगे चल के मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, अभी बस आप इस चीज को माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके की जो वैल्यू है वो देखी हुई है। देखिए अब आप प्लेन स्केल की बात करें तो प्लेन स्केल में आपको जो पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्लेन स्केल आपका दो डायमेंशन को मेजर करता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन को मेजर करता है, मेजर टू डायमेंशन ओनली। ये सिर्फ दो डायमेंशंस को यहाँ पे मेजर करेगा। ठीक है, याद रखिएगा प्लेन स्केल का जो एप्लीकेशन है इसका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ साइट प्लान और बेसिक ड्राइंग्स को बनाने के लिए। कहाँ पे यूज किया जाता है? साइट प्लान्स एंड बेसिक ड्राइंग्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। हम डायगोनल स्केल की बात करें तो डायगोनल स्केल जो आपकी होती है यह तीन डायमेंशंस को मेजर कर सकती है। क्या कर सकती है? यह तीन डायमेंशंस को मेजर कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी डायगोनल स्केल होती है, इसको जनरली यूज किया जाता है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, तो जो भी आपकी डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपकी बनती हैं, क्या बनती हैं? डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपकी प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग डिजाइन जो आपकी होती है उसके अंदर यूज किया जाता है आपका डायगोनल स्केल को। इसके बाद हम बात करें तो वर्नियर स्केल हमारा होता है। तो वर्नियर स्केल को यूज किया जाता है कि अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, क्या निकालना है? फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हम वर्नियर स्केल का यूज करेंगे। और वर्नियर स्केल की हेल्प से भी हम क्या करते हैं? तीन डायमेंशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेजर थ्री डायमेंशन, ये भी हमारी क्या करेगा? थ्री डायमेंशन को मेजर करेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा? थ्री डायमेंशंस को मेजर करेगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये हमारा जो बना हुआ है वर्नियर, ठीक है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा मेन स्केल कहलाता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्मॉल स्मॉल ऑक्सिलरी स्केल होता है। ये हमारा क्या होता है? स्मॉल ऑक्सिलरी स्केल होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वर्नियर बोलते हैं। यही हमारा वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, अब ये जो वर्नियर स्केल आपका होता है अलोंग द मेन स्केल, अलोंग द मेन स्केल आपको ये स्मॉल ऑक्सिलरी स्केल आपका स्लाइड करेगा। क्या करेगा? स्लाइड आपका करेगा। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ये हाईली प्रिसाइज स्केल आपका होता है और वेरी स्मॉल लेंथ एंड डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है थेडोलाइट के अंदर। कहां पे यूज किया जाता है? थेडोलाइट के अंदर आपका यूज किया जाता है वर्नियर स्केल को। ठीक है, और याद रखिएगा टू वर्नियर यूज किए जाते हैं, टू वर्नियर स्केल यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, थेडोलाइट के अंदर क्या किया जाएगा? आपके दो वर्नियर स्केल को यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दो वर्नियर स्केल को यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर की बात करते हैं। अगर थ्योरेटिकली आपसे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर पूछा जाए तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपका होता है और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल होता है, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर होता है। क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर होता है। तो आप देखिएगा ये लिखा हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हमारा क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन डिवीजन एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल की बात करें तो डायरेक्ट वर्नियर होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है और एक्सटेंडेड वर्नियर हमारा होता है। अब डायरेक्ट वर्नियर की बात की जाए तो वर्नियर अगर हमारा सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल एक्सटेंड हो रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा। तो डायरेक्ट वर्नियर के अंदर हमारा जो वर्नियर एक्सटेंड होता है वो सेम डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल होता है। और डायरेक्ट वर्नियर के अंदर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर होगा, क्या होगा आपका? जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर होगा वो हमारा छोटा होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो n-1 आपका होगा, n-1 डिविजन ऑफ मेन स्केल आपके होंगे। क्या होंगे? मेन स्केल होंगे, वो आपके बराबर होंगे n डिवीजन ऑफ वर्नियर के। ठीक है, तो यही आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको। आप देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि आप इसको याद रखिए, आगे बताऊंगा। तो डायरेक्ट वर्नियर के अंदर n भी इक्वल टू n-1 इंटू एस हो गया है। ठीक है, तो मेन स्केल के आपके जो डिविजन्स होंगे वो डिविजन्स आपके क्या होंगे? आपके स्मॉलेस्ट डिवीजन आपके एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर्स के बराबर होंगे। ठीक है,
रेट्रोग्रेड वर्नियर की अगर अपन बात करें तो रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर जो वर्नियर आपका एक्सटेंड करेगा वो आपका एक्सटेंड करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल एक्सटेंड करेगा। ठीक है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर होगा वो आपका ज्यादा होगा किससे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से आपका ज्यादा होगा। क्या होगा? मेन स्केल से आपका ज्यादा होगा। और रेट्रोग्रेड वर्नियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल हैं वो आपके किसके बराबर आ जाएंगे? वो आपके बराबर आ जाएंगे, किसके बराबर आ जाएंगे? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर के बराबर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बन जाता है, इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल बन जाता है, या फिर थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े तो मैथमेटिकली अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट आपको याद रखना है कि एस बाई एन होता है। क्या होता है आपका? एस बाई एन होता है। एस जो आपका होता है वो आपका वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल आपका होता है। एन आपका क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ ऑन वर्नियर आपका होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला जो आपका रहेगा इस आपका दोनों के लिए रहेगा, इसके लिए डायरेक्ट वर्नियर के लिए और रेट्रोग्रेड वर्नियर दोनों के लिए आपका रहेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें एक्सटेंडेड वर्नियर की तो एक्सटेंडेड वर्नियर को कहां पे यूज किया जाता है? जब मेन स्केल के अंदर जो हमारे डिविजन्स होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं और डिफिकल्ट हो रहा है एग्जैक्ट ग्रेजुएशन करना, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं? इस केस के अंदर हम एक्सटेंडेड वर्नियर का यूज करेंगे। ठीक है। तो एक्सटेंडेड वर्नियर आपका ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अब आप क्या बोलोगे कि जो भी अवेलेबल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल आपकी होती है अगर वो स्मॉल है लेकिन हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे ये है कि स्मॉल लीस्ट काउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए विदाउट मेकिंग वर्नियर डिवीजन वेरी क्लोज। ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि वर्नियर डिवीजन हमारे जो है बहुत ज्यादा पास पास में हो जाए और हम यहाँ पर क्या चाहते हैं? स्मॉल लिस्ट काउंट चाहते हैं तो हम एक्सटेंडेड वर्नियर का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? इसका कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है कि एन डिवीजन ऑफ वर्नियर जो आपका होगा वो आपका बराबर होगा 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपसे बनता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं डबल वर्नियर की। ठीक है। डबल वर्नियर आपका क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि जो मेन स्केल आपका होता है मेन स्केल आपकी इंक्रीज करेगी वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में आपकी इंक्रीज करेगी। वी हैव अ सिंगल वर्नियर व्हेन मेन स्केल इज नंबर्ड इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है। तो अब आप समझिए कि अगर ग्रेजुएशन मेन स्केल का हमारी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो हमारे पास एक सिंगल वर्नियर होगा। ठीक है। लेकिन व्हेन मेन स्केल इज नंबर्ड इन बोथ डायरेक्शन, अगर मैं मेन स्केल को दोनों डायरेक्शन में नंबर्ड कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर हम यहाँ पर डबल स्केल का यूज कर सॉरी डबल वर्नियर स्केल का यूज करेंगे और यही वो आपकी डबल वर्नियर स्केल है जो कि हम थेडोलाइट के अंदर यूज करते हैं। क्या करते हैं? थेडोलाइट के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है। अब आप याद रखिएगा ये कि डबल वर्नियर जो आपका है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपका कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? आपका कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है? डायरेक्ट वर्नियर। ये कॉम्बिनेशन किसका है? ये आपका डायरेक्ट वर्नियर का कॉम्बिनेशन है और रेट्रोग्रेड का। किसका कॉम्बिनेशन है? डायरेक्ट वर्नियर का और रेट्रोग्रेड का आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर प्लस रेट्रोग्रेड का आपका ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलो आगे लीस्ट काउंट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे आप देखो छोटा सा क्वेश्चन है, द मेन प्लेट ऑफ थेडोलाइट इज डिवाइडेड इनटू 1080 equal part and 60 division on the vernier scale coincide exactly with the 59 division of the main scale। समझ में आया? तो ये 60 डिवीजन मतलब कि आपके वर्नियर के हो गए हैं, ये आपके मेन स्केल पे हैं
ठीक है, और लीस्ट काउंट आपको निकालना है, तो लीस्ट काउंट का आपका फॉर्मूला यही होता है। अब स्केल की बात करें तो ये 360 हो गए, हमें करना है डिवाइड 1080 में, तो 360 डिवाइड बाई 1080 कर दिया, और ये 60 आपका 1 ईयर के नंबर ऑफ पार्ट आ गए, नंबर आ गए हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको चेंज किया डिग्री को, तो आप यहाँ पे देखो ये आंसर आपका निकल कर आ गया 20 सेकेंड। कितना आंसर निकल के आ गया? 20 सेकेंड। तो इस तरीके के लिस्ट काउंट के जो न्यूमेरिकल हैं वो हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, इस तरीके के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसमें भी आपसे क्या बोला गया है, इसमें भी आपसे बोला गया है कि लिस्ट काउंट जो आपका है, लिस्ट काउंट जो आपका है, तो कैलकुलेट करना है हमें लिस्ट काउंट वर्नियर whose 60 divisions coincide with 59 division of its primary scale, and if each degree on the primary scale is subdivided into 10 minute इंटरवल, ठीक है। तो एस जो आपका यहाँ पे है वो आपको 10 मिनट हो गया है, एन आपका 60 हो गया है, ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप की और ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो, तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल है, आप लोग ट्राई करिएगा, जो आपका एक्सटेंडेड 1 ईयर था, जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, क्या कंस्ट्रक्शन था? एनबी इक्वल टू आपका 2n-1 इंटू एस, ठीक है। इस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपका थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ये जो कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें बोला गया है, कंस्ट्रक्शन पूछा है, जैसे रेट्रोग्रेड 1 ईयर का मैंने आपको बताया था, n+1 आपका होता है, ठीक है। करेक्ट पूछा है, अ डबल 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल 1 ईयर प्लेस्ड एंड फॉर्म 1 स्केल विद 0 इज द सेंटर, ठीक है। एक्सटेंडेड 1 ईयर आपका 2n-1 प्राइमरी डिवीजन आपका हो गया यहाँ पे, और डिवाइडेड इनटू द डिवीजन ऑफ द 1 ईयर। डायरेक्ट 1 ईयर आपका जो हो गया n+1 प्राइमरी डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू द n इक्वल पार्ट ऑफ द 1 ईयर स्केल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना था, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बी आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट समराइज कर दिए हैं, आप देख लेना कि डायरेक्ट 1 ईयर में डिवीजन ऑफ 1 ईयर आपका n होता है, डिवीजन ऑन द मेन स्केल आपका n-1 होता है, रेट्रोग्रेड 1 ईयर आपका n होता है, ये n+1 हो जाएगा आपका, एक्सटेंडेड 1 ईयर के केस में 2n-1 और ये आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो ये समराइज करके मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको अपने को पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड स्केल हमारा होता है, तो इसको आप जनरली बस ये याद रख लो कि जब प्रोटेक्टर हमारा एब्सेंट रहता है, प्रोटेक्टर हमारे पास नहीं है, और हमें अगर एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम कॉर्ड स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? हम कॉर्ड स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे कॉर्ड का फॉर्मूला याद रख लेना है कि कॉर्ड लेंथ का जो फॉर्मूला आपका होता है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी आपसे कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि कॉर्ड लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो आपका आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा आपका? 2r साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या करना है? इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एरर्स की, ठीक है। श्रिंकेज ऑफ मैप पर किस तरीके से आपका एरर आता है, श्रंक स्केल की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो मैप बने हुए हैं,
अगर मैं बोलूं बिफोर श्रिंकेज, तो बिफोर श्रिंकेज आप यहाँ पे देखो कि स्केल मैंने ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और हमारी जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है 1 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये 10 मीटर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि x सेंटीमीटर अगर मैं मैप पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ग्राउंड पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 1000 x सेंटीमीटर, इतना कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि आफ्टर श्रिंकेज, श्रिंक हो चुका है, इसके लिए है, तो अब डिस्टेंस आपको 22 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है। तो दो पॉइंट के बीच की अब जो डिस्टेंस हमारी होगी वो हमारी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हम ग्राउंड पर रिप्रेजेंट कितना कर रहे होंगे, 1000 वाई सेंटीमीटर हम क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अब आप यहाँ पे बताइए मुझे कि श्रंक स्केल हमारा क्या होगा, श्रंक स्केल हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको श्रंक स्केल यहाँ पे निकालना है। तो श्रंक स्केल आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? हाँ, श्रंक स्केल हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा श्रंक स्केल y सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 x सेंटीमीटर, मतलब y बाई एक्स डिवाइड बाई 1/1000। ठीक है, मतलब ये होगी हमारी श्रिंक लेंथ डिवाइड बाई ये हमारी होगी ओरिजिनल। ठीक है, हो गई है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये जो y बाई एक्स आपका निकल कर आया है, y बाई एक्स जो निकल कर आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रिंकेज फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रिंकेज फैक्टर। तो अगर हमें श्रिंक स्केल को निकालना है तो श्रिंकेज फैक्टर के अंदर हम आरएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? आरएफ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि श्रिंक लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, श्रिंक स्केल डिवाइड बाई ओरिजिनल स्केल, श्रिंक आरएफ डिवाइड बाई ओरिजिनल आरएफ। ठीक है, श्रिंक आरएफ डिवाइड बाई ओरिजिनल आरएफ। और याद रखिएगा श्रिंकेज फैक्टर जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 आपका होता है। क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 1 होता है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होगा? ठीक है, क्या होता है आपका? ऑलवेज आपका लेस देन 1 होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको बाद में। रॉन्ग मेजरिंग स्केल की बात की जाए कि हम अगर गलत स्केल को मेजर कर लेते हैं, उसकी वजह से जो एरर आएगी वो हमारी किस तरीके की एरर आएगी। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करें तो अगर हमें करेक्ट लेंथ निकालना है तो करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला होता है आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल। ठीक है, आरएफ तो निकालना मैंने आपको बता दिया है, और इनटू कर देना है आपको मेजर डिस्टेंस जो आपने ग्राउंड पर मेजर किया हुआ है। करेक्ट एरिया की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट एरिया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया आपका हो जाएगा आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू आपका मेजर्ड एरिया हो जाएगा। करेक्ट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम के केस में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्यूब आपको कर देना है, और इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पे मेजर्ड वॉल्यूम से। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपका यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा अ सर्वेयर मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्रॉन ऑन अ मैप। स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर आपका है, एंड फाउंड इट टू बी 50 मीटर। बाद में उसको पता चला कि उसने रॉन्ग स्केल लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपका जो है। ठीक है, फॉर enumerate determine the correct length, what would be the correct area if measured area is 60 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब आप देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो गया है, हो गया है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ये 18 क्यों लिखा है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाँ, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? दो चीजें निकाल ली, एक तो करेक्ट लेंथ निकाल ली, एक करेक्ट एरिया निकालना है। तो आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल, तो रॉन्ग स्केल आपकी कौन सी है? रॉन्ग स्केल तो ये, करेक्ट स्केल ये। तो रॉन्ग स्केल का आर एफ क्या है? 1/50। करेक्ट स्केल का आर एफ कितना है? 1/100। इन दोनों का आपने क्या किया? डिवाइड किया, इनटू क्या किया? मेजर्ड लेंथ। ये है मेजर लेंथ, ये आपकी करेक्ट लेंथ निकल के आ जाएगी, निकल आएगी ये करेक्ट लेंथ। और आप इसी में क्या कर दो, इसी में आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मेजर्ड एरिया का, तो आपका ये करेक्ट एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका?
ये आपका करेक्ट एरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका करेक्ट एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे सर्वे होते हैं उसके लिए हमारी क्या स्केल यूज की जाती है। इधर पे आपको आरएफ देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? आरएफ। जैसे कि बिल्डिंग साइट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर आप यूज करते हो। टाउन प्लान करना है या रिजर्वायर प्लान करना है तो 1 सेंटीमीटर में आप 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रूट सर्वे की अगर बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर से आप 10 मीटर टू 60 मीटर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात करें तो ये आपका हो गया जैसे कि कैनाल हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, उसके लिए आप बनाते हो। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर आप इन स्केल्स का यूज कर सकते हो। क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शन के केस में आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाएगा। लैंड सर्वे एंड कैडेस्ट्रल सर्वे अपने को परफॉर्म करना है तो इस केस में आपका 1 सेंटीमीटर में हम 10 मीटर से 50 मीटर तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात करें तो टोपोग्राफिकल मैप आपका हो गया। टोपोग्राफिकल मैप के केस में हम यहाँ पे जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर से 0.25 किलोमीटर टू 2.5 किलोमीटर करेंगे। जियोग्राफिकल मैप की बात करें तो जियोग्राफिकल मैप की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर आपका हो जाएगा। माइन सर्वे के केस में अगर मैं बात करें तो माइन सर्वे के केस में हम इस स्केल को यूज करते हैं। फॉरेस्ट मैप के केस में अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये स्केल्स आपको याद रखना है। कभी कभी फैक्चुएट डेटा के फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की कि प्रिसीजन जो होता है वो क्या कहलाता है और एक्यूरेसी जो हमारी होती है वो क्या कहलाती है। अगर मैं प्रिसीजन की बात करें तो एक चीज आपको याद रखना है कि हम जो डिग्री ऑफ परफेक्शन मेजरमेंट के अंदर यूज करते हैं वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, और एक्यूरेसी की अगर मैं बात करें तो एक्यूरेसी क्या कहलाता है कि डिग्री ऑफ परफेक्शन जो हमने ऑब्टेंड किया आफ्टर मेजरमेंट के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कि जो डिग्री ऑफ परफेक्शन हमने ऑब्टेंड किया है वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। आई बात समझ में? सेकेंड डेफिनेशन आप देख लो कि प्रिसीजन जो आपका होता है अमाउंट बाय विच आप मेजरमेंट डेविएट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू से कितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ मेजरमेंट आपका डेविएट कर रहा है वो प्रिसीजन होता है। और एक्यूरेसी को आप क्या बोलोगे कि आप ट्रू वैल्यू के कितने नियर हो। क्या हो आप? ट्रू वैल्यू के कितने नियरनेस आपका है, आपका रिजल्ट कितने पास में पहुंचा है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका एक्यूरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4 प्रकार की मैंने यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं। इसमें आप देखो कि सारे जो भी हम यहाँ पे ऑब्टेंड किए हैं रिजल्ट, जैसे कि आपका ये रिजल्ट यहाँ पे आया एक, ठीक है, कलर बदल लेते हैं, लाल ही लाल हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो एक रिजल्ट आप देखो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है, एक रिजल्ट यहाँ आ रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि प्रिसीजन भी कम है और एक्यूरेसी भी कम है। लेकिन हम अगले केस के अंदर जाएं तो सारे के सारे रिजल्ट जो आपके हैं वो आपके एक ही जगह पर आ रहे हैं। सारे रिजल्ट आपके एक ही जगह पे आ रहे हैं, मतलब इस केस के अंदर एक्यूरेसी तो लो है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ट्रू वैल्यू पॉइंट है। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रू वैल्यू पॉइंट है। तो ट्रू वैल्यू से आप बहुत ज्यादा दूरी पर हो, लेकिन आपके जो रिजल्ट है ऑब्टेनिंग जो है वो बहुत पास पास में आ रही है। तो प्रिसीजन यहाँ पे हाई हो गया लेकिन एक्यूरेसी आपकी लो हो गई। अब इस केस में बात करो तो इस केस में आप देखो कि ट्रू वैल्यू के पास में आपको सारे चीजें देखने को मिल रही है। तो एक्यूरेसी हाई चली गई लेकिन प्रिसीजन आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्रिसीजन आपका लो हो गया। और इस केस में अगर बात करें तो इस केस में ट्रू वैल्यू के पास में भी हो और डेविएशन जो है मीन वैल्यू से वो भी आपका कम है। तो हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी हमें इस केस में देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा? हाई प्रिसीजन और हमें हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी हमें इस केस के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रिसीजन जो हमारा होता है यह एक्यूरेसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। प्रिसीजन एक्यूरेसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है और एक्यूरेसी जो है नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन, ना ही एक्यूरेसी प्रिसीजन पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ना ही एक्यूरेसी आपकी किस पर डिपेंड होती है?
प्रिसीजन पर डिपेंड होती है। ठीक है, अपने आप में ये अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब अपन ऐसे ही बात करेंगे मिस्टेक्स की, कि मिस्टेक्स हमारा क्या होता है और एरर हमारा क्या होता है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो समझिए कि जब हमारी वैल्यू के अंदर डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो, क्या हो, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो, किस वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर पुअर जजमेंट की वजह से, तो यह आपका क्या कहलाता है, ये आपका मिस्टेक कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका मिस्टेक कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के सर्वेयर जो है टैप की रीडिंग 29.5 पढ़ लिया 30 मीटर की जगह, ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर मिस्टेक, ये आपकी मिस्टेक कहलाएगी। और एरर की अगर मैं बात करूं तो एरर आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रिपेंसी अदर देन मिस्टेक। मतलब कि अगर हम केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर जजमेंट को छोड़ दें, क्या करें, हम इसको छोड़ दें, तो हमारा जो अब बनेगा वो हमारा डिस्क्रिपेंसी एरर बनेगा। एरर हमारा कैसे निकलेगा, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देना है, तो जो भी एरर आएगी उसके एवज में हम करेक्शन को प्रोवाइड करेंगे, तो करेक्शन हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आ जाएगा। अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव जाएगा, करेक्शन अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन आपका नेगेटिव जाएगा। ठीक है, होप सो यहां तक हमने जो भी पढ़ा है आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, अगेन आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, विजेता बैच आपका लाइव हो चुका है, विजेता बैच आपका लाइव हो चुका है। एमपीईएसबी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए जो आपकी एग्जाम होने वाली है दिसंबर में, दैट इज द फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसका प्राइस है 3900, 3900 रुपए के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल प्लस टेस्ट सीरीज कंप्लीट एफएलटी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, एज वेल एज आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये ऑफर जो आपका प्राइसिंग है आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, उसके बाद आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो आप विजिट कर सकते हो नेविगेट प्राइम ऐप को, डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पार्ट ए का सेपरेट कोर्स चाहते हो तो आपको सेपरेट कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं एरर की। ठीक है, तो मेनली जो हमारा एरर होता है, ये एरर हमारा दो टाइप का होता है, एक तो हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है और एक हमारा कुमुलेटिव एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर को ही हम क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव एरर बोलते हैं। अब दूसरा टाइप जो होता है इसी को रैंडम एरर बोला जाता है, इसी को एक्सीडेंटल एरर बोला जाता है, इसी को कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक और कुमुलेटिव एरर जो आपका होता है, आपको याद रखना है कि यह एक डेफिनाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड के साथ आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यह एरर जो आपका होगा आपको सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा और सेम साइन आपको देखने को मिलेगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही एक ही डायरेक्शन में आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक पी सेंटीमीटर शॉर्ट मेजरिंग टैप से मैंने नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, तो पी सेंटीमीटर की जो एरर है वो आपकी नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगी, आ जाएगी वहां पे और एक्यूमुलेट होती जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करें तो ये जो एरर आपकी है ना, कुमुलेटिव एरर या फिर सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, यह रिजल्ट को या तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी या बहुत कम इफेक्ट करेगी। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी या फिर बहुत कम इफेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए हमें सिस्टमेटिक एरर के अंदर करेक्शन जो है करेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। एक्सीडेंटल रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल रैंडम एरर जो आपकी है यह ह्यूमन लिमिटेशंस इन रीडिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से आपकी जो एरर आती है वो आपकी रैंडम एरर होती है। एक्सीडेंटल एरर की एक अच्छी बात पता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी हम सर्वे करेंगे तो हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह अपने आप कैंसल आउट भी होती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों नेचर में हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है ना, जैसे एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं कि एक्सीडेंट हुआ किसी का, सपोज मान लो दो बाइक आपस में टकरा गई, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर स्लो स्पीड में टकराती हैं तो दोनों को हो सकता है इंजर्ड, दोनों कम इंजर्ड हो या फिर इंजर्ड हो ही ना,
या फिर हो सकता है कि इंजर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल एरर पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कैंसिल आउट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा, तो आपस में क्या होगी? वो वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पर आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा एक्सीडेंटल और रैंडम एरर को ही कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंपेंसेट कर रही है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर बोला जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, सारे पॉइंट आपको समझा दिए। ठीक है सारे पॉइंट आपको समझा दिए। चलो आगे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सीडेंटल एरर जो आपकी होती है, अगर हमें एक्सीडेंटल एरर का बिहेवियर जो है, अगर एक्सीडेंटल एरर का बिहेवियर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, किस पे जाना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी पे। और इसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया है। ठीक है, अब आपका ये नेगेटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है पॉजिटिव, है इनफाइनाइट तक नेगेटिव। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका है। याद रखिएगा बस यहाँ पे कि एक्सीडेंटल एरर को अगर हमें समझना है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो एरर आपका क्या होता है? एरर आपका होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हम मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को यहाँ पे माइनस करेंगे। आगे बात करें ट्रू वैल्यू हमारा क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी होती है उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और हम इसको कभी भी ऑब्टेंड नहीं कर सकते। कैन नॉट ऑब्टेंड। ट्रू वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या किसी भी चीज का? नहीं ना। तो कैन नॉट ऑब्टेंड, हम इसको कभी भी ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? हम इसको कभी भी ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा ट्रू एरर रहने वाला है। ट्रू एरर हमारा क्या होगा? ट्रू एरर हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो हमारी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा ट्रू एरर कहलाएगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा, क्या ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हम ऑब्टेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या ट्रू एरर जो है हमारी, क्या ट्रू एरर हमारी लाई करेगी? क्या हम इसको डिटरमाइन कर पाएंगे? तो ट्रू एरर को भी आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? ट्रू एरर को भी आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल नंबर की। मोस्ट प्रोबेबल नंबर हमारा क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर हमारा होता है वह वैल्यू जिसके ज्यादा चांसेस हैं सही होने के। ठीक है, तो मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू देन एनी अदर वैल्यू। अदर वैल्यू के कंपैरिजन में इस वैल्यू के ज्यादा चांसेस है कि ये वैल्यू आपकी ज्यादा सही होगी। कैसे निकालते हो? जैसे कि आप याद रखिएगा कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर मल्टीपल मेजरमेंट, इसकी बात कर रहे हैं अपन। मल्टीपल मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, लिखा हुआ है मल्टीपल मेजरमेंट। जैसे कि आपने x1 मेजरमेंट हो गया, x2 मेजरमेंट हो गया, x3 मेजरमेंट हो गया, x4 मेजरमेंट हो गया, इसी प्रकार से xn मेजरमेंट आपका हो गया। मुझे मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालना है, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या होगा? हम इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हम इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। यही एवरेज हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाएगा। अब एवरेज तो आपको निकालना आता है, एवरेज तो निकालना आता है। ये आपने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इनका निकाल दिया। क्या कर दिया आपने? अर्थमेटिक मीन आपने यहां पर जो है वो आपने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि हम मेजरमेंट जो मल्टीपल यहाँ पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट कर रहे हैं, हमें वेट दिया गया है इनका। ठीक है, तो वेट दिया गया होगा तो वेट के फॉर्म में हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या निकालेंगे? मेजरमेंट और उसका इंडिविजुअल वेट, इनका मल्टीप्लाई करके फिर आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है और डिवाइड बाई आपको टोटल वेट कर देना है। ठीक है, आपको टोटल वेट करने देना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं।
तो याद रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आपका होता है वो वैल्यू आपकी होती है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब होती है। क्या होती है? जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब होती है। और हम किस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। किसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेसिडुअल एरर की बात करें तो याद रखिएगा रेसिडुअल एरर आपका क्या होता है? जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है और जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेसिडुअल एरर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिडुअल एरर कहलाता है। आगे बढ़े तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये बोलता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर की, ठीक है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको यहाँ पे क्या बोलती है? यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बोल रही है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, समझना यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल यहाँ पे, इफ द मेजरमेंट आर ऑफ इक्वल वेट, हमारे मेजरमेंट अगर इक्वल वेट के हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आपका होगा इज डेट मेक द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर। हम रेसिडुअल एरर का अगर सम ऑफ स्क्वायर निकालें तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा? मिनिमम हमें देखने को मिलेगा। अगर इन द फॉर्म ऑफ अनइक्वल वेट की बात करें हम कि अनइक्वल वेट का अगर मेजरमेंट हमारा है तो हम वेटेड की टर्म में बात करेंगे तो सम ऑफ द यहाँ पे रेसिडुअल एरर जो आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर जो आपका आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? आपका मिनिमम के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? आपका मिनिमम के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम प्रोबेबल एरर की बात करें तो प्रोबेबल एरर हमारा क्या होता है? प्रोबेबल एरर में आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कर्व के बेसिस पे एरर को फाइंड आउट करते हैं वो हमारी प्रोबेबल एरर कहलाती है। ठीक है, अब लार्ज सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो एरर भी आपकी यहाँ पे जो आने वाली है या तो आपकी ज्यादा आएगी या फिर एरर आपकी यहाँ पर कम आने वाली है। ठीक है, एंगुलर ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करें तो इफ द प्रोबेबल एरर ऑफ एंगुलर ऑब्जर्वेशन इज 2 सेकंड, अगर प्रोबेबल एरर हमारी 2 सेकंड है तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगी? या तो ये माइनस की हो सकती है या फिर आपकी ये प्लस की हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है जो एग्जाम में आएगा? तो एग्जाम में ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि प्रोबेबल एरर अगर हम सिंगल मेजरमेंट की बात करें तो सिंगल मेजरमेंट में हमारी प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट सम ऑफ wn xn माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। प्रोबेबल एरर इन मीन आप निकाल सकते हो तो em इक्वल टू प्लस माइनस आपका 0.67, ये तो आपका ये हो गया, और ये तो आप इस तरीके से लिख सकते हो em इक्वल टू es अपॉन अंडर रूट सम ऑफ द wn। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है और आप बिल्कुल इनको याद रखिएगा, बिल्कुल आप इनको याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट की टर्म में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, हर एक मेजरमेंट में अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेट जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे बन रहने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन है जहां पे आपको एंगल मेजरमेंट आपको दिया गया है और साथ ही साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है। तो अब देखो वेट की टर्म में आपको देके रखा है, वेट की टर्म में देके रखा हुआ है, तो वेट के टर्म में देके रखा है तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करके आपको एवरेज निकाल देना। आप देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया? एवरेज निकाल दिया, तो नीचे आपने क्या कर दिया? इनका सम कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ W। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया? ऊपर इनका मल्टीप्लाई करके ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे भाई, एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी आपका क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी आपका होता है जब हम दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आपका निकल कर आता है उस डिफरेंस को हम डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, ये हमारा डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अकरेंस ऑफ एरर को आप याद रखिएगा।
अकरेंस ऑफ एरर में आपकी तीन कंडीशन बनती है। सबसे पहला तो आपका इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आएगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आपकी एरर आएगी, और ह्यूमन लिमिटेशन एंड केयरलेसनेस की जो है उसकी वजह से आपकी एरर आएगी। तो ये तीन जरिया हैं जिनकी वजह से हमारे सर्वे वर्क के अंदर एरर जो है वो एरर हमारी आ सकती है। क्या आ सकती है? एरर हमारी आ सकती है। अब जैसे इम्परफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन हो गया, कोलाइमिनेशन एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू नेचर एरर, एनवायरमेंटल में नेचुरल एरर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेचुरल एरर आपका आ जाएगा। एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू स्लोप, एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ह्यूमन लिमिटेशन एंड केयरलेसनेस की बात करें तो ड्यू टू रॉन्ग रीडिंग एंड राइटिंग आपकी जो एरर आएगी वो वो आपका हो जाएगा ह्यूमन लिमिटेशन एंड केयरलेसनेस, ठीक है। आई बात यहां तक समझ में? ठीक है, होप सो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा आपको आज की क्लास में। इसी तरीके से हमारी फास्ट वे में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, क्लास ओवर।